क्या हो अगर बैटरी रिसाइकलिंग का कोई स्टॉक चुपचाप निवेशकों के लिए भारी दौलत बना रहा हो? ग्रेविटा इंडिया के Q1 नतीजे जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन क्या वे इस जबरदस्त तेजी को बनाए रख पाएंगे? भारत का रिसाइकलिंग उद्योग अनौपचारिक ऑपरेटरों से हटकर बड़ी संगठित कंपनियों की ओर बढ़ रहा है। कड़े नियमों की वजह से इस्तेमाल की गई बैटरियों, धातुओं, प्लास्टिक और टायरों के कलेक्शन और ट्रैकिंग में सुधार हो रहा है। इससे स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन ग्रोथ अभी भी खरीद, इस्तेमाल, प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन पर निर्भर करती है। ग्रेविटा इंडिया इस बदलाव से फायदा उठाने वाली लिस्टेड कंपनियों में से एक है। ये स्टॉक लगभग 13,400 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 1,795 रुपये से 1,825 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसने अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 1,267 रुपये से लगभग 43% की रिकवरी की है। इस तेज रिकवरी का मतलब है कि Q1 FY27 के नतीजों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। ग्रेविटा इंडिया ने निवेशकों का ध्यान क्यों खींचा है? कंपनी ने FY26 का समापन 4,265 करोड़ रुपये के रेवेन्यू, 452.48 करोड़ रुपये के एडजस्टेड EBITDA और 378.80 करोड़ रुपये के टैक्स के बाद मुनाफे के साथ किया। सालाना आधार पर रेवेन्यू में 10%, EBITDA में 12% और मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी हुई। इसका EBITDA मार्जिन 10.6% था, जबकि पट मार्जिन 8.88% रहा। वॉल्यूम में केवल 5% की वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि बेहतर सोर्सिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स ने मुनाफे की वृद्धि में मदद की। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका विस्तार है। FY26 के आखिर तक रिसाइकलिंग की क्षमता बढ़कर लगभग 4.57 लाख मीट्रिक टन सालाना हो गई है, और मैनेजमेंट का लक्ष्य FY29 तक इसे 8 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा करने का है। ग्रेविटा लेड के अलावा कॉपर, रबर और लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। विशन 2030 के लक्ष्यों में 20 से 25% वॉल्यूम ग्रोथ, 30 से 35% प्रॉफिट ग्रोथ और नॉन लेड बिजनेस से ज्यादा योगदान शामिल है। हालांकि लेड अभी भी मुख्य बिजनेस बना हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि FY26 के रेवेन्यू में इसका योगदान लगभग 88% और EBITDA में लगभग 94% रहा। इसलिए Q1 अभी भी लेड वॉल्यूम और मार्जिन पर काफी हद तक निर्भर करेगा। FY27 की पहली तिमाही Q1 के लिए बेस क्या है? ग्रेविटा ने FY26 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे एक ऊंचा बेस तैयार हुआ। रेवेन्यू सालाना आधार पर 15% बढ़कर 1,040 करोड़ रुपये हो गया। एडजस्टेड EBITDA 22% बढ़कर 111.70 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टैक्स के बाद का प्रॉफिट 39% बढ़कर 93.26 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन 10.74% और पट मार्जिन 8.97% रहा। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू में 47% योगदान रहा, जबकि वॉल्यूम में 12% की बढ़ोतरी हुई। FY26 की चौथी तिमाही Q4 की तुलना भी जरूरी है। रेवेन्यू 1,172.76 करोड़ रुपये रहा, लेकिन एडजस्टेड EBITDA 112.91 करोड़ रुपये था और मार्जिन गिरकर 9.63% हो गया। टैक्स के बाद प्रॉफिट 91.88 करोड़ रुपये था और मार्जिन 7.83% रहा। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए कमजोर हुई क्योंकि वेस्ट एशिया में रुकावटों की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई और ज्यादा मार्जिन वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बिक्री घट गई। इसलिए FY27 की पहली तिमाही Q1 में रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी दिख सकती है क्योंकि इसमें पूरे क्वार्टर के लिए RMIL शामिल होगा। लेकिन मार्केट का ध्यान शायद ऑर्गेनिक वॉल्यूम और मार्जिन पर ज्यादा हो सकता है। मुख्य रूप से खरीदे गए कॉपर बिजनेस की वजह से बिक्री में उछाल का मतलब यह नहीं होगा कि ग्रेविटा के मौजूदा ऑपरेशंस में तेजी आई है। Q1 में ग्रोथ कहां से आ सकती है? पहला कारण मुंद्रा में नई लेड कैपेसिटी है। ग्रेविटा ने फरवरी 2026 में सालाना 80,300 टन की क्षमता जोड़ी, जिससे इस फैसिलिटी की कुल लेड कैपेसिटी 1,45,100 टन हो गई। पोर्ट के पास होने की वजह से इंपोर्टेड स्क्रैप और एक्सपोर्ट में मदद मिलनी चाहिए। चूंकि यह विस्तार FY26 के आखिर में हुआ था, इसलिए Q1 में इसका बड़ा योगदान मिलना चाहिए। दूसरा कारण जयपुर के पास फागी में 45,000 टन का लेड विस्तार है। मैनेजमेंट ने कहा कि इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं और Q1 के दौरान सरकारी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर इसमें देरी होती है तो कैपेसिटी का इस्तेमाल बाद की तिमाहियों में हो सकता है।
रेवेन्यू बढ़ाने वाला तीसरा और सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड RMIL हो सकता है। ग्रेविटा ने लगभग 562 करोड़ रुपये में RMIL में 99.44% हिस्सेदारी खरीदी। ये कंपनी वैल्यू एडेड कॉपर और पीतल के प्रोडक्ट बनाती है और इसकी सालाना क्षमता 31,200 मीट्रिक टन है। इसने FY26 में लगभग 1,040 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 82 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया। Q1 FY27 वो पहली तिमाही होगी जिसमें इसका पूरा योगदान दिखेगा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 में कॉपर की मात्रा लगभग 40 से 50% बढ़ेगी और वे RMIL के यूटिलाइजेशन को लगभग 50% से बढ़ाकर 60 से 65% करना चाहते हैं। ग्रेविटा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए 29,400 टन का कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट भी बना रही है। हालांकि इससे तुरंत Q1 के नतीजों पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि FY27 में रेवेन्यू 53.9% बढ़कर 6,563 करोड़ रुपए, एडजस्टेड EBITDA 39% बढ़कर 631 करोड़ रुपए और पट 23% बढ़कर 465 करोड़ रुपए हो जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ग्रेविटा का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन FY26 के 10.6% से घटकर FY27 में 9.6% हो जाएगा और फिर FY28 में सुधरकर 10.4% पर आ जाएगा। हालांकि RMIL का मार्जिन अभी ग्रेविटा के कंसोलिडेटेड बिजनेस के मुकाबले कम है, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बेहतर इस्तेमाल और वैल्यू एडेड कॉपर प्रोडक्ट्स की ज्यादा हिस्सेदारी से समय के साथ मार्जिन में सुधार हो सकता है। क्या लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग से अभी मुनाफा हो रहा है? नहीं। ग्रेविटा ने 14 करोड़ रुपये का निवेश करके जनवरी 2026 में मुंद्रा में 6,000 टन क्षमता वाली पायलट लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की। ये भविष्य में बैटरी रिसाइकलिंग के काम को तो आगे बढ़ाती है, लेकिन मैनेजमेंट को FY27 में इससे कोई खास रेवेन्यू मिलने की उम्मीद नहीं है। ये सुविधा अभी रिसाइकलिंग के पहले चरण का काम करती है और ब्लैक मास बनाती है। दूसरा चरण, जिसमें लिथियम और अन्य मिनरल्स निकाले जाएंगे, अभी भी डेवलप किया जा रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि इस्तेमाल की गई लिथियम आयन बैटरी की अच्छी खासी उपलब्धता होने में अभी 2 से 3 साल और लग सकते हैं। कंपनी ने FY29 के अनुमान में भी लिथियम आयन वॉल्यूम को शामिल नहीं किया है, जिसका मतलब है कि इससे जो भी योगदान मिलेगा वो अतिरिक्त होगा। इसलिए आज ग्रेविटा को समर्थन देने वाला बैटरी रिसाइकलिंग का उछाल मुख्य रूप से लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग से संबंधित है, न कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के मुनाफे में अचानक हुई वृद्धि से। सख्त बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की आवश्यकताएं ट्रेसेबिलिटी में सुधार कर रही हैं और घरेलू स्क्रैप को संगठित रिसाइक्लर्स की ओर आकर्षित कर रही है। लिथियम आयन संयंत्र एक दीर्घकालिक अवसर बना हुआ है। ये ग्रेविटा को तकनीक का परीक्षण करने और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के जीवनकाल समाप्त होने से पहले सोर्सिंग संबंध बनाने की अनुमति देता है। निवेशकों को इस अवसर को उन व्यवसायों से अलग करके देखना चाहिए जो वर्तमान में लाभ कमा रहे हैं। Q1 के नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है? वेस्ट एशिया में आए रुकावटों की वजह से ग्रेविटा इंडिया के Q1 नतीजों पर दबाव पड़ सकता है। इन रुकावटों ने एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स की लागत पर असर डाला है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि प्रति टन EBITDA 19,000 रुपये से 20,000 रुपये की टारगेट रेंज के निचले स्तर पर रहेगा। RMIL के कंसोलिडेशन से रेवेन्यू तो बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। कॉपर ऑपरेशन से ज्यादा योगदान के कारण कंपनी की टैक्स दर भी बढ़कर 17 से 18% होने की उम्मीद है। इसके अलावा लंबे वर्किंग कैपिटल साइकिल और एल्यूमिनियम हेजिंग में अनिश्चितता भी ऐसे अहम जोखिम हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। क्या Q1 के नतीजे तेजी को बनाए रख पाएंगे? हालांकि ग्रेविटा इंडिया ने हाल की गिरावट से वापसी की है, लेकिन इसका स्टॉक अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो निवेशकों की ऊंची उम्मीदों को दिखाता है। इसका मतलब है कि Q1 के नतीजों में न सिर्फ मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दिखनी चाहिए, बल्कि अच्छे प्रॉफिट मार्जिन और कोर रिसाइकलिंग बिजनेस में ठोस परफॉर्मेंस भी दिखनी चाहिए। निवेशक फागी में विस्तार की प्रगति, RMIL की ऑपरेशनल क्षमता और लॉजिस्टिक्स लागत व वर्किंग कैपिटल के असर पर बारीकी से नजर रखेंगे। चूंकि भविष्य के कई ग्रोथ मौकों की कीमत पहले ही स्टॉक में शामिल है, इसलिए कमाई में थोड़ी सी भी कमी प्रॉफिट बुकिंग की वजह बन सकती है। तेजी को बनाए रखने के लिए ग्रेविटा को सिर्फ ज्यादा बिक्री ही नहीं, बल्कि लगातार कमाई में बढ़ोतरी भी दिखानी होगी।